मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 19 हिस्सा नंबर 2। इंटरनेट का जमाना है यार, सब चलता है। वो बड़े अंदाज से बोली, फिर सबा की शक्ल देखकर हंस दी। ये जोहा थी। दुल्हनपे का रूप इसके बेहद संजीदा और सोगवार से सरापे को इस कदर मावराई बना रहा था कि किसी को भी यकीन नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। अभी सवा और नगीन ने इसे लाकर स्टेज पर दुल्हा बने मोहित के साथ बिठाया था। रिस्ट कलर में वो दर हकीकत बेहद हसीन लग रही थी। अब से 1 घंटा पहले निकाह का फरीज़ा अदा किया गया था, मगर जोहा को किसी भी बात का होश नहीं था। तबीयत तो पहले ही खराब थी और निकाह से पहले तक टेंशन भी हद से सवा थी, मगर इसके बाद से वो बिल्कुल साकत और जामिद बैठी थी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जकड़े सुर्ख मरतूब लबों को सख्ती से बंद किए, जैसे अब कभी कुछ भी ना बोलने का इरादा हो। इससे पहले दुल्हा बना मोईद अपनी तमाम तरजाहत के साथ सबकी बेतहाशा तौसीफी नजरों के हसार में था, मगर जब जोहा को इसके साथ लाकर बिठाया गया तो जैसे कुदरत की कोई तख्लीक मुकम्मल हो गई हो। मारे तशक्कर के ताई जान की आंखें नम हो गईं। आज मैं हुसन और तहमीना की रूहों के सामने सुरखरूद हूँ। खुदा मेरे सब बच्चों को यूं ही हंसता बसता रखे। खुशियाँ, हंगामे, बेफिक्री, कैमरा और मूवी मेकर्स मुस्तैद फिर रहे थे। रस्में हो रही थी। जहाँ आज लड़कियों की शोखियाँ अरूज पर थी, वहीं तमाम लड़कों की बर्जिस्तगी भी काबिल दी थी। हमरा और जोहा की सहेलियां दूध पिलाई के नेक के लिए जगड़ रही थी। पहले तो सब लड़के मोहित के दूध पीने के हक में नहीं थे। ये कोई बच्चा थोड़ी है, दूध पीने की उम्र से निकल आया है। अमाद ने एतराज़ किया था। ये बच्चों वाला दूध होता तो अभी आप यहाँ होते। ये दूध तो किस्मत वालों को नसीब होता है। जोहा की सहेली बिनिश ने तंज किया, जो अमाद को सरासर खुद पर हमला महसूस हुआ। इन्हें भी पता चल गया कि आंटी तेरी शादी नहीं कर रही। चांद ने इसके कान में सरगोशी की थी, फिर हाँक लगाकर बोला, ये बच्चा नहीं बल्कि बचा हुआ है, वो भी शादी से। जल्दी करे मोहित भाई, सिर्फ 20,000 ही तो मांगे हैं। एक नज़र जोहा पर डालें तो शायद 30,000 ही दे डालें। सादिया ने अपनी मखसूस शौक अंदाज में कहा तो इनकी चालाकी पर मोहित मुस्कुरा दिया। बशर्ती का डर के मारे हवास न उड़े तो अनस ने लुकमा दिया था। जोहा आप ही सुन रही है ना, नोट करती जाए कि बाद में किस किस से बदला लेना है। हमरा ने जोहा का घुटना थामकर सर हिलाते हुए कहा था। तब मरियम फूफा ने जोहा की खराबी तबाह का ऐलान करते हुए जल्द से रस्में खत्म करने का कह दिया था। 10,000 रुपए जोहा के दोस्तों में बांटे गए, जबकि हमरा, नगीन और सबा को सोने के खूबसूरत लॉकेट मिले, जबकि बाकी के 10,000 कजन्स में तकसीम हुए। लड़कियां नारे लगाती हुई बहुत खुशी से स्टेज से उतरी थी। लुट गए हो आज तो। इन सबको मुईद से हमदर्दी हो रही थी, मगर वो मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ अपने मखसूस पुरएतमाद अंदाज में बैठा था। मेहमानों को खाना खिलाने के फौरी बाद ताया जान ने रुखसती का ऑर्डर दे दिया था। उफ, वापसी पर मैं भी मुईद भाई के साथ बग्गी में बैठ के जाऊंगी। हमरा को रुखसती के वक्त सोचकर ही खुशी हो रही थी। डियर कजन, बग्गी में फालतू और फजूल लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हाँ, अलबत्ता पायदान पर बैठना चाहो तो। हैंडी कैम को इसके दिलकश रूप पर फोकस करते हुए बाजिदार ने इसे छेड़ा तो वो खून कवार नजरों से इसे देखने लगी। फिर दांत पीस कर बोली, पायदान पर तो तुम बैठोगे क्योंकि कोचवान की जगह वहीं होती है। खवाम का रुखसती कहकर वालिद साहब बच्चे का दिल खुश कर रहे हैं। हालांकि सूखा योम निकाह था बेचारे का। अनस ने वापसी पर मोहित के शाने पर बाजू दराज करते हुए बज़ाहिर बड़ी हमदर्दी से कहा तो नुमान ने इसका हाथ पकड़कर पीछे हटाते हुए मोहित को घूर कर कहा, ये इसी लायक है जहाँ इतनी सारी रस्में हो। क्या टाइम लगना था रुखसती में, अभी दुल्हन लेकर घर जा रहा होता, मगर नहीं। वकील साहब तारीखों पर तारीखें दिए जा रहे हैं। क्या बीच में लटक गए हो मोईद, इससे तो बेहतर था कि मंगनी ही रहने देते। अब देखो, न मंगेतर न शोहर। अमाद ने भी जी भरकर अफसोस मनाया था। मोईद इन्हें घूर कर रह गया। वो सब तो जैसे इसकी बदनसीबी का गम मना रहे थे। वापसी पर वो गाड़ी में इन्हीं के साथ था, इसीलिए इनकी उल्टी सीधी भी सुननी पड़ गई थी। वैसे मोईद जरा बताओ तो, इस वक्त क्या एहसास है? अबरार को नुमान की खुसर पुसर ने आगे किया था। खरीदने वाले अंदाज में पूछा तो वो इनका मतलब समझते हुए लापरवाही से बोला, बहुत सख्त नींद आ रही है यार, जाते ही सो जाऊंगा, क्योंकि कल एक बहुत अहम पेशी है मेरी अदालत में। इन सबको सदमाती चुप लग गई थी। अबे दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अभी निकाह पढ़वा कर आ रहे हो किसी लड़की के साथ और कल किसी और का मुकदमा लड़ने जा रहे हो। अनस जैसे रोमांटिक नेचर बंदे के लिए तो दर हकीकत ये बहुत सदमाती रवैया था। इतनी वलचमी से अपना मुकदमा लड़ा होता तो केस जीत कर आ रहे होते। इब्रार कड़ा था। किस बात की परेशानी है यार तुम लोगों को? मोहित को इनके अंदाज पर हंसी आ गई थी। फ्रंट सीट पर बैठे अनस ने मुड़कर इसे नाराजगी से देखा। मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक बार कहते अब्बू जी से, मैं देखता कि वो कैसे रुखसती न कराते जोहा की। मेरी
डिमांड ही कबली यार, वो मुतमिन था। खुदा नाखून भी गंजे ही को देता है। लोग यहाँ शादी के लिए तरस रहे हैं और जिनकी हो रही है इनको कोई दिलचस्पी ही नहीं। ड्राइविंग करते हुए अमाद ने बड़ी हसरत से कहा था। वो लोग मीर हाउस पहुंचे तो बाकी सबकी गाड़ियां पहले ही से वहाँ मौजूद थी। क्या ख्याल है मोहित, अगर तुम कहो तो मुलाकात करवाऊं जोहा से? अंदर की तरफ बढ़ते हुए इन सबसे हटकर अनस ने इसके कान में सरगोशी की तो वो पीछे हटकर इसे घूरते हुए बोला, तुम शायद भूल रहे हो कि अब वो मेरी मनकूहा है और मुझे ऐसी मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनस गहरी सांस भरकर रह गया। वो अंदर आए तो महसूस कुन खामोशी से इनका इस्तकबाल किया गया। क्या हुआ, कहाँ है सब लोग? अनस ने परेशान सूरत लिए बैठी लाइबा से पूछा तो वो परेशानी से बोली, जोहा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसके कमरे में है सब एकदम से मुस्तैद हुए थे। डॉक्टर के पास नहीं ले गए? अनस ने तवक्कुर से पूछा। आपके घर के पास जो डॉक्टर रहती है इन्हें बुलाया है। इसने डॉक्टर ज़ारा मुजाहिद का हवाला दिया था, जो इनके ब्लॉक में रहने की वजह से इनकी फैमिली डॉक्टर भी थी। तो क्या वो अपनी धमकी पर अमल कर चुकी है? साकत खड़े मोहित के जहन पर कोड़ियाले सांप ने जैसे डंग मार दिया हो। जोहा की खराबी तबा का यूं तो रात ही से सभी को इल्म था, मगर यूं अचानक इसका हाथ पांव छुआ सभी को हरासा कर गया। कोई परेशानी की बात नहीं, अच्छी भली लड़कियां असर ले लेती हैं ऐसी तकरीबात का। इसे बस बुखार था। मरियम पुप्पो डॉक्टर ज़ारा मुजाहिद को बुलवाने के बाद इन सबको तसल्ली दे रही थी। सबा और नगीन इसकी सर्द बढ़ती हनाई हथेलियों को रगड़कर गर्माहट पहुंचाने की सही कर रही थी। बुखार और थकन की वजह से इसकी ये कंडीशन हुई है और मेरे ख्याल में इसने कुछ खाया भी नहीं होगा। इसे फौरन कुछ नरम और जर्द हजम गजा खिलाएं, इसके बाद ये दवा खिलाएं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ज़ारा ने इसके चेकअप के बाद इन्हें तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर कहा तो सबकी जान में जान आई। मरियम पुप्पो ने मुईद को आवाज़ दी तो वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। जल्दी करो, हो सकता है कोई मज़ेदार जामफिजा सुनाने लगी हो। अमाद को इस माहौल में भी शरारत की सूझ रही थी। वो मुतासफाना नजरों से इसे देखता चला गया। खैरियत तो है आंटी? इसके कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया तो वो मुस्कुरा दी। बिल्कुल खैरियत है, बस बुखार और कुछ थकन की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मेडिसिन दे दी है इसे, अब सो रही है। रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी आराम करो और अमाद से भी कहना कि खबरदार जो रात भर जागने की कोशिश की तो। जी आंटी, कोशिश करता हूँ इसे समझाने की। वो मुस्कुराते हुए पलट आया था। अब कैसी तबीयत है जोहा की? अनस उठ बैठा था। अमाद और चांद के हमरा वो मोहित के कमरे में ही मौजूद था। बेहतर है, वो मुख्तसरन कहता अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। ये ना थी हमारी किस्मत के वसाल यार होता। चांद गुनगुनाता था। वैसे यार कुछ पता चला कि खुशी के मारे बेहोश हुई थी या सदमे से? अनस आवाज पूछ रहा था। उमर दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। एक और ठंडी आग के साथ चांद ने शेर पड़ा तो वो अपना नाइट सूट निकालकर इनकी तरफ पलटा। बकवास करने की नहीं हो रही, इन्हें घूरते हुए तनबी अंदाज में कहा तो अमाद इसका दिल जलाने वाले अंदाज में बोला, दिल पे मत लो यार, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी दहशत ही से बेहोश हुई हो। वो मुतासफाना अंदाज में सर हिलाकर जैसे इन्हें लाइलाज करार देता वाशरूम में घुस गया। वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। अब देखना जरा इसकी मोहब्बत की थ्योरी कैसे तब्दील होती है। अनस ने लुत्फअंदोज़ होते हुए कहा, नाम बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने मोहब्बत का यार, पता नहीं किन लोगों को हो जाती है। मुझे तो अभी तक नहीं हो रही। अमाद मायूस था। होगी भी नहीं इंशाअल्लाह। चांद ने खलूस दिल से दुआ दी थी। वो क्यों? अमाद ने इसे घूरा था। वो इसलिए कि तुम मोहब्बत करने की कोशिश में हो, जबकि ये खुद ब खुद हो जाने वाला अमल है। वो इत्मीनान से बोला था। खुद ब खुद? अमाद ने बेयकीनी से इसे देखा, फिर कदरे तो मस्कर उड़ाने वाले अंदाज में बोला, यानी किसी रोज मैं बाजी प्यारी के इश्क में भी मुब्तला हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा अजब तो कुछ नहीं है। चांद अपनी बात पर उड़ा था। अलबत्ता बाजी प्यारी के शोहर को पता चलने के बाद तुम्हारी हालत काफी अजीब हो सकती है। अनस ने इनकी बहस से लुत्फअंदोज़ होते हुए गिरा लगाई थी। दिल आ जाए गदी पर तो परी क्या चीज है? चांद ने फिलफोर कहा था। अमाद ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाया था। मोहब्बत को डाके की वारदात बना रखा है तुम लोगों ने। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त हो रही है। अनस अंगड़ाई लेता उठ खड़ा हुआ था। मैं तो चलूँ यार, सख्त नींद आ रही है। आज रात यहीं रुक जाओ, हर वक्त बीवी के सर पर सवार रहते हो। अमाद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो वह तफाकुर से बोला, यह मोहब्बत करने वालों की निशानी है। वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है। वो झूठे हैं, मुनाफिक हैं, खुदा की इन पे लानत है जो बीवी से ये कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है। चांद ने गहरी सांस भरते हुए ऊंची आवाज में कहा तो अनस ने तकिया उठाकर जोर से इसे दे मारा। वॉशरूम से निकलता मोहित भी चांद की बात पर हंस दिया था। क्या बात है यार चांद, मुकर्रर। अमाद को अनस के तासुरात ने बहुत लुत्फ दिया था। बढ़कर बोला तो अनस मुंह पर हाथ फेरता कमरे से निकल गया। शक्ल देखी थी इसकी? अमाद अभी भी महफूज हो रहा था। हमेशा इसका वीक पॉइंट पकड़ते हो तुम लोग। वो करता है अपनी बीवी से मोहब्बत और ये बात सब जानते हैं। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा तो अमाद दवाइया अंदाज में जोरों शोर से बोला, खुदा करे ऐसी ही मोहब्बत मुझे भी हो जाए। बहुत खवार होता है बंदा। मोहित ने इसे तंबी की तो वो डूबरू शोकी से बोला, वो तो तुम्हें देखकर मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है। मेरे ख्याल में तुम दोनों के बिस्तर नीचे बिछे हुए हैं। अपनी औकात पर आ जाओ तो बेहतर होगा। इसके बाद
नजर अंदाज करते हुए मुईद ने पुरसकून अंदाज में कहा तो अम्माद कदरे जिन चला गया। क्या यार, इंसान को इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मुईद छटक कर इसे देखने लगा। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी। फिर भवें चकाकर पूछने लगा, अब क्या मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करूं? वो क्या कहता है यार अनस, इसे घुनना और मीसना। अम्माद गहरी सांस भरता इसके बिस्तर पर उतर गया था। लड़की की तमाम उम्र एक जक्सा पजल हल करते गुजरने वाली है। जान को भी जोहा से हमदर्दी हो रही थी। इसकी सेक्रेटरी ने लाइन मिलाई तो इसे अंदाजा नहीं था कि वो दूसरी जानिब सबा होगी। खैरियत? इसकी पेशानी पर शिकने फैली थी। जी, आप वापसी पर मुझे घर ले जाइएगा। सबा ने सीधे लफ्जों में अपना मकसद बयान किया तो वो ठीक अंदाज में बोला, ये ड्यूटी मेरे ही सर क्यों? किसी के साथ भी वापस आ सकती हैं आप। एक बार आपके साथ गई हूँ तो अब आप ही की ड्यूटी है, चाहे आप ना समझते हो। सबा ने बड़े तहम्मुल से कहा। लहजा भर को वो चुप सा हो गया। अगर मैं मामा के जरिए आपको कहलवाती तब आपको ज्यादा बुरा लगता, इसलिए खुद कह रही हूँ, वरना यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कमी नहीं है। सबा ने फिर से जिताने वाले अंदाज में कहा तो नौफल के खून में उबाल सा आया। मैं सब समझता हूँ, मुझे अपनी मोहब्बतों की कहानियां ना ही सुनाया करें तो बेहतर है। इसने फोन रख दिया था। सबा तहय्युर सदा सी रिसीवर कान से लगाए खड़ी रह गई। क्या हुआ, आ रहे हैं मजाजी खुदा? नगीन अपने साथ साथ इसके लिए चाय का कप लिए चली आई थी। सबा ने रिसीवर रखते हुए कप थाम लिया। कह तो रहे हैं, अब देखो अगर फारिग हुए तो। वो कस्तन मुस्कुराई थी। वैसे यार, ये अपनी जोहा निकाह के बाद कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गई। पहले तो फिर कुछ शोर हंगामा किए रखती थी, अब 3 दिन हुए अपने कमरे ही से नहीं निकल रही। नगीन को ख्याल आया था इसे यूं ही छोटी छोटी बातों को सर पर सवार करने की आदत है, और कुछ मोहित भाई की वजह से भी, तो यही नाराजगी लेके बैठी होगी। सबा ने नपे तले अंदाज में जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दी। ज्यादा गुस्सा तो रिस्ट कलर का लहंगा पहनने पे आया होगा। हालांकि इसका फोटो सेशन इतना जबरदस्त हुआ है और तस्वीरें भी इतनी ही प्यारी आई हैं। क्या ये मैरून कलर इतना उठता है इस पर? इसे तो अल्लाह ही अकल दे तो दे, हमारे समझ आने से वो समझने वाली नहीं है। सबा ने कहा था। चलो जरा देखे तो अब क्या मसरूफियत है जनाबा की। नगीन के कहने पर सबा सर हिलाती उठकर चल गई, मगर इनके कहीं जाने की नौबत ही नहीं आई और जोहा खुद लाउंज में दाखिल हुई थी। ये लो, रुखसती से पहले ही आ पहुंची है ये। नगीन हंसी थी। ये मेरे ताया का घर है, जोहा ने असर लिए बगैर बेपरवाही से कहा और वीकली मैगजीन शुमारा उठाते हुए वहीं सोफे में धंस गई। और अभी अगर मोहित भाई आ गए तो फिर देखना कैसे भागती हो तुम। नगीन ने इसके साथ होते हुए इससे चढ़ने वाले अंदाज में कहा तो वो आराम से बोली, आपके मोईद भाई हैं या कोई वबाई मर्ज जिससे आदमी डरता छुपता फिरे। अरे वाह, नगीन ने महफूज होते हुए सबा को देखा था। इसकी तो टोन ही बदल गई है। दुआ करो ख्यालात भी बदल जाएं। सबा ने गहरी सांस भर के कप होंठों से लगा लिया था। अभी तक वैसे तुम्हारी मोईद भाई से मुलाकात तो नहीं हुई ना? नगीन को अचानक किसी ख्याल ने पुरजोश किया था। वो कौन सा अमेरिका के सदर हो गए हैं? वो अभी बेनियाजी से मैगजीन के सफ़े देख रही थी। तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सबा चलकर बोली तो नगीन ने इसकी बात सुनते हुए दिलचस्पी से पूछा, फिर भी यार कुछ तो तब्दील हुआ होगा, सोचने का अंदाज से सही। वो क्यों जी? इसने अब की बार नजरें उठाने की जहमत कर ही ली थी। निकाह शुदा हो अब तो अब क्या मेरे सींग निकल आने चाहिए? वो हैरान होने की अदाकारी कर रही थी। तुम कहाँ सर खपा रही हो? ये लाइलाज है, सबा ने नगीन को समझाया था। इलाज के बाद भी? नगीन जोमानी अंदाज में बोली तो जोहा ने मैगजीन पढ़ते हुए कहा, ऐसी क्या नई बात हो गई है? वही घर है और वही लोग। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस नए रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। और सुनो, सबा ने इसे घूरा था, फिर कदरे सख्ती से बोली, वही लोग हैं मगर रिश्ता तो तब्दील हो चुका है ना, इसको जहन में रखो अब, और 2-4 ख्वाब मोईद भाई के देख डालो, काफी अफाका होगा। नगीन ने मशवरा दिया तो वह सबा की इस बात पर मुंह बनाने लगी, मगर नगीन ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। तनकीदी अंदाज में बोली, और ये अपने कॉटन और खद्दर के कपड़ों को तो आग ही लगा दो तो बेहतर है। एक से एक सूट सिलवाया है तुम्हारा, वो पहना करो अब, ऐसे ही बिला वजह। इसने नोक्स कोड़ी थी। और इससे बड़ी वजह और क्या होगी कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है। नगीन ने कहा तो वो चिढ़ गई, अब क्या हर वक्त चौथी की दुल्हन बनकर बैठी रहूं? आमीन, दोनों ने बैक वक्त कहा तो वो खच्चल सी हो गई। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? गुस्सा दिखाने की कोशिश की तो नगीन ने साफ गोई से कहा, भाई मेरा ज्यादा वक्त तो तुम्हें अच्छी देवरानी बनाने में सर्फ हुआ करेगा। वैसे ये मौका अपने देवर को दो तो ज्यादा बेहतर होगा। सबा ने बेसाख्ता कहा तो नगीन जोर से हंस दी। वेरी फनी। वो सख्त चेहरा लिए उठ खड़ी हुई। बैठो तो। कप खाली करके तपाई पर रखते हुए नगीन ने इसका हाथ थामकर खींचा तो वो फिर से इसके पास गिर सी गई। अगर आप लोगों को यही फजूल बातें करनी है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी।
वो साफ कोई से कहती उठ गई तो सबा ने बात बढ़ने के ख्याल से कहा, इसे जाने दो, अभी दिमाग ठीक नहीं है इसका। दिमाग बात करने से ठीक होते हैं, यूं ही नहीं, नगीन ने रोब से कहा। मगर जोहा का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था। सबा चुपचाप इन्हें देखने लगी। तुमने जो ज़हनी मुताबिकत का शोर मचा रखा था ना, वो यूं मुंह फुलाए बैठे रहने या नाराजगी में खत्म नहीं होगी। आपस में बातचीत करो, मिलो जुलो। नगीन अपनी समझ के मुताबिक इसे समझा रही थी। जोहा अब बेबसी से सबा की तरफ देखने लगी। सही कह रही है नगीन, यूं अजनबी बन के रहने से इस रिश्ते का कोई एहसास नहीं होगा। रिश्ते को अहमियत दोगी तभी ये अटूट बंधन बनेगा। सबा ने संजीदगी से कहा तो वो बताने लगी, जो बंधन बंधना था बंध गया, निकाह ना हुआ, कोई कयामत मच गई हो। हाय, कोई छोटी मोटी कयामत तो मचा ही देती। नगीन ने शरारत से कहा तो वो नाराजगी से बोली, तुम लोगों के लिए तो ये सब एक मजाक है और बस तुम संजीदगी से लो इस रिश्ते को, तब है ना। नगीन ने इसे टोका तो सबा ने कहा, उठो और सबसे पहले जाकर कपड़े तब्दील करो, लोग मुबारकबाद देने आते रहते हैं, सादगी अच्छी नहीं होती। रात को तो बदले हैं कपड़े, अब क्या फैशन शो की तैयारी करना शुरू कर दूं, वो बेजारी से बोली थी। सभी लड़कियां करती हैं, तुम कुछ अनोखा नहीं करोगी। नगीन ने इसे समझाया था। अब मैं घर में इतने फैंसी कपड़े पहन के बैठा करूँ क्या? कौन कह रहा है बैठने को? अपने मियाँ के साथ घूमने फिरने जाया करो। इसके एतराज पर नगीन ने इत्मीनान से कहा तो जोहा की शक्ल के जाविये पर सबा को जोरों की हंसी आई थी। वो मेरे मियाँ साहिब कहाँ से हो गए? हमारी शादी नहीं हुई है अभी, जोहा ने कहा तो नगीन ने चमक कर कहा, तुम्हारी भूल है ये, निकाह से बढ़ के और क्या होता है। अब तो जब जी चाहे मुईद हाथ थाम कर अपने साथ ले जाए, इनका हक बनता है। जोहा ने हवास पाकता होकर सबा की तरफ देखा तो इसने बेपरवाही से शाने झुका दिए। ऐसी बातें तो अब सुनना पड़ेंगी, निकाह शुदा हो। वो चिढ़कर उठ खड़ी हुई थी। बड़े लफ्ज़ों में ये जुमला लिखकर मुझे फ्रेम करवा दो या फिर मेरे माथे पर लिख दो। वो खफा से वापस चली गई थी। नगीन हंसने लगी। लग ही नहीं रहा कि इसका निकाह हो चुका है, दुआ करो कि इसे लगने लगे। सबा ने संजीदगी से कहा। मिस अहमद, कोई अपॉइंटमेंट थी किसी की? नौफल ने रिसीवर उठाकर अपनी सेक्रेटरी समकीन अहमद से दरियाफ्त किया था। अभी अभी वो मीटिंग रूम से उठकर आया तो निकलने से पहले इसे याद आ गया, तमकीन ने किसी मुलाकाती के आने की खबर दी थी, मगर इस वक्त वो मीटिंग के लिए जा रहा था, इसलिए इंतजार करने का कह दिया। ले सर, अभी वो साहिब बैठे हैं, इनके अपॉइंटमेंट तो नहीं थी मगर वो आपसे जरूर मिलना चाहते हैं, इसने बताया तो नौफल की निगाहें अपनी रिस्ट वॉच की सुइयों से उलझने लगी। पिछले 1 घंटे से वो मीटिंग में था और ये शख्स पिछले 1 घंटे से इसका इंतजार कर रहा था। नाम क्या बताया था इन्होंने अपना? इसे कुछ ख्याल आया तो माजरत खवाना अंदाज में बोली, सर ये अपना नाम तो नहीं बता रहे मगर मिलने की जिद में काफ़ी देर से बैठे हैं। ओके भेजिए अंदर, मैं देखता हूँ। वो गहरी सांस भरता रिसीवर लेकर कुर्सी पर झूलने लगा, मगर अगले चंद मिनट में जो शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हुई उसे देखकर नौफल लम्हा भर को साकत रह गया। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले के रब्बुल लहजे और अंदाज में बहुत खुशी और जोशो खरोश था। मुझे यकीन नहीं आ रहा शमोइल, ये तुम हो? नौफल बेहद बेयकीनी से कहता उठ खड़ा हुआ और बहुत पुरजोश अंदाज में इससे बगलगीज हुआ था। इतने अरसे के बाद याद आई। नौफल इसे लिए सेटिंग रूम में चला आया था। और तुम्हें तो वो भी नहीं आई, ये तो मैं ही हूँ जो ढूंढता हुआ चला आया। और एक तुम बेवफा हो, पूरे 1 घंटे से वाहिद सड़ने को बिठा रखा है। कोई ऐसे भी करता है यार? शमोइल खान के लबो लहजे में पश्तो का खूबसूरत सा टच था जो इसके गैर मुकामी होने को जाहिर करता था। अगर तुम अपना नाम बता देते तो मैं 1 सेकंड में इंतजार न कराता, बावजूद इसके कि मेरी सेक्रेटरी काफ़ी खूबसूरत है। नौफल ने शरारत से कहा तो वो जंप गया। मैंने इसे एक बार भी नहीं देखा। इसका मतलब है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी बदल लेनी चाहिए? नौफल ने बज़ाहिर तासुब से कहा तो वो हंस दिया। तुम मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हो। ये बताओ मुझ तक कैसे पहुंचे? अमेरिका से तो बिना ड्रेस दिए या लिए चले आए थे? नौफल ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। तुम बहुत मशहूर शख्सियत बन गई हो, टीवी पर तुम्हारा ऐड देखा था, इसके बाद पता लगाना कौन सा मुश्किल काम था। नौफल की उलझन दूर हो गई थी। और पता है ये ऐड बनाया किसने था? नौफल को दफतन याद आया तो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। वो इस्तफामिया नजरों से इसे देखने लगा। तुम्हारी हीर ने? नौफल मुस्कुरा दिया। याले? वो बेयकीनी से इसे देख रहा था। वो तुम्हारी तलाश में यहाँ आ पहुंची है? नौफल ने मजे से कहा तो वो पहलू बदल कर रह गया। मजाक कर रहे हो यार? वो अपने मखसूस अंदाज में बोला था। कसम है यार, सच कह रहा हूँ, तुझे ढूंढते हुए पहुंची है यहाँ, देखेगा तो हैरान हो जाएगा। नौफल कह रहा था मगर शमोइल खान बदक गया। खुदा को मानो यार, मैं तो पहले भी इस मैम को देख देकर हैरान होता रहता था, अब तो एक नज़र भी नहीं डालने वाला। इसके अंदाज पर नौफल को याले की बातें और मंसूबे याद आए तो वो बेख्तियार हंसता चला गया। तुम वहाँ भी यही कुछ कहा करते थे और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो डेल पाकर मेरे पीछे पड़ गई थी। वो खानसादा खफा हुआ था।
بہترین کاٹن کے کلف دار سوٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا تھا، صحت کے اعتبار سے بھی اور پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی۔ سبزی مائل بری آنکھوں کی چمک میں ابھی بھی سادگی اور معصومیت کا امتزاج تھا، جو بقول یالے کے اس خانزادے کو ننھا خرگوش بنائے رکھتا تھا۔ نوفل بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ شموئل یار، مونچھیں کہاں کی تو نے؟ وہ نوفل کے انداز پر جم سا گیا، خواہمخواہ ہی لبوں کے اوپری حصے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، وہ تو کب کی صاف کرا دی۔ او گاڈ، اور تمہارے بابا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس جوتے پڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ وہ خود بھی جیسے محفوظ ہوا تھا، دنوں خفا رہے تھے مجھ سے، صاف کہہ دیا کہ جب تک دوبارہ مونچھیں نہیں نکل آتی میرے سامنے مت آنا۔ میں بڑی مشکل مزاجی سے شیو کرتا رہا تو تنگ آ کر انہوں نے مجھے فیکٹری سنبھالنے شہر بھیج دیا۔ یعنی سستے میں چھوٹے ہو؟ نوفل مسکرا دیا۔ اس کے بعد 10 بار ان کے سامنے ناک رگڑی تھی میں نے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ نوفل کو حیرت ہوئی، اتنی غیر متوقع آزادی پا کر بھی۔ او یار، ٹھپ فیکٹری سنبھالنے بھیج دیا مجھے؟ مینیجر غمن کر کے بھاگ چکا تھا، ورکرز صرف تنخواہ پانے کے چکروں میں آتے تھے، اور فرمان لالا کی تو کیا ہی بات تھی، نکموں اور ہڑہڑاموں کو سمجھو بٹھا کے کھلا رہے تھے۔ مختصر یہ وہ سالہ ملبہ بلکہ ساری فیکٹری مجھ پر آن گری، مگر بابا کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے فیکٹری میرے نام کر کے کہا، اسے چلاؤ اور اسی سے کھاؤ۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی دکھی داستان سنا رہا تھا۔ انٹرکام پر چائے آرڈر کرتا نوفل ہنس دیا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ تھینک گاڈ، برسوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ میری لیدر گارمنٹ فیکٹری اس وقت بہترین کنڈیشن میں ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں میں نے سارا سیٹ اپ چینج کر دیا۔ اس وقت تو غصہ تھا، آہستہ آہستہ دلچسپی ہوئی، اور پھر یہی اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بن گیا۔ اور پھر جس دن بابا جان کو 30 لاکھ کیش بھجوایا، اس روز میری مونچھیں پس پردہ چلی گئیں۔ وہ بھی ہنس رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، یالے یہ فسانہ سن کر بہت خوش ہوگی، نوفل نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ پیون کو چائے لاتے دیکھ کر محض نوفل کو گھور کر رہ گیا۔ چائے بناؤں سر؟ پیون مستعد تھا۔ نہیں، آپ جائیں، میں بنا لوں گا۔ نوفل نے اسے فارغ کیا تھا، اور شموئل خان شاید اسی انتظار میں تھا۔ پیون کے کمرے سے نکلتے ہی خفگی سے بولا، تم ہر وقت یالے کی متفکر ماں بن کر اس کا رشتہ ڈالنے کی کوشش مت کیا کرو۔ او گاڈ، نوفل بے اختیار کہا لگا کر دونوں کے لیے چائے نکالنے لگا۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے خان، اور یہ بات تم یالے افریدی کو ضرور بتا دینا۔ وہ دو بدو بولا تو نوفل نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے منہ سے بتاؤ، وہ ترس رہی ہے تمہیں ملنے کو۔ کیا بات کر رہے ہو یار، میرے باپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں شہر میں کسی بدیسی میم کے ساتھ دکھائی دیا ہوں، تو پھر شاید ہی کہیں دکھائی دوں۔ وہ سوچ کر ہی خوف زدہ تھا، تو پورے شہر کو پکنک اسپاٹ بنا کے گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اسے یہاں بھی تو مل سکتے ہو۔ نوفل نے اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ منصرف ہو اٹھا۔ نوفل پلیز، اسے مت بتانا کہ میں تم سے ملا ہوں۔ یہ سنجیدگی شموئل خان کی فطری سادگی سے ہٹ کے تھی۔ نوفل حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ میری خاطر یار، ابھی تو فی الحال اسے مت بتاؤ۔ وہ اٹکا تھا۔ نوفل نے خاموشی سے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا واقعی تمہیں یالے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ سادگی سے بولا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ نوفل کو اس کا کترانا بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ کیا کہتے ہیں تمہاری ذات برادری کی بھی ہے، بس ذرا مختلف ماحول کی پروردہ ہے اور کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیوں سے دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ بولا تو نوفل نے کہا، تو شادی کرو نا یار۔ کس نے کہا دوستی گانٹنے کو؟ تم مجھے گولی مروانے کے چکر میں ہو؟ اس نے نوفل کو گھورا تھا۔ مجھے فریب مت دو، سب سے چھوٹے ہو، اپنی ماں کے لاڈلے ہو۔ وہ نہ تو تمہاری کوئی بات رد کرتی ہیں اور نہ ہی تمہارے بابا جان کو کرنے دیتی ہیں۔ نوفل نے اطمینان سے اس کی بتائی معلومات کا استعمال اس پر کیا تھا۔ تو میرا کیا دماغ خراب ہے کہ میں یالے افریدی کو اپنے سر پر بٹھا لوں؟ وہ کنی کترا گیا تھا۔ بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، اب یہ تم دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ نوفل کپ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا تو شموئل خان نے اسے دیکھا، تو تم اسے میرا بتا دو گے؟ ابھی تو نہیں، مگر بتاؤں گا ضرور۔ وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، ہواؤں سے پوچھتی پھر رہی ہے تمہارا، اور میں اسے یوں امتحان میں نہیں دیکھ سکتا۔ نوفل نے صاف کوئی اس کا مظاہرہ کیا تھا۔ یار ایسے تو وہ پھر سے میرے پیچھے پڑ جائے گی، بڑے کھلے مزاج کی لڑکی ہے۔ وہ جیسے سوچ کر ہی خوف زدہ تھا۔ نوفل کو ہنسی آنے لگی۔ وہ اونچا لمبا شاندار مرد یالے افریدی کا محض نام سن کر ہی قربانی کا بکرا لگنے لگتا تھا۔ ابھی تو اٹھو، تھوڑے عرصے کے بعد ملے ہو تو ایک شاندار سا ڈنر تم پر ڈیو ہے۔ نوفل نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں، میں تو ترس رہا تھا تم سے ملنے کو۔ یہی ڈائیلاگ اگر تم یالے سے بولو گے تو وہ خوشی کے مارے جانے کیا کر بیٹھے۔ نوفل نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے چھیڑا تو وہ سادگی سے بولا، مجھے تو سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے، وہ لڑکی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ بہت بدل گئی ہے یار۔ نوفل ہنسا تھا۔ میرے معاملے میں وہ بدل نہیں سکتی، وہ بے اختیار بولا تو نوفل رک کر اسے دیکھنے لگا۔ بڑا پکا یقین ہے تمہارا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، وہ ہر وقت مجھے بیوقوف بناتی رہتی تھی،
وہ بات بدل گیا تھا۔ نوفل گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ آفس سے نکلتے ہوئے ایک انتہائی ضروری SMS کر رہا تھا۔ کس کو فون ملا رہے ہو؟ وہ کھڑک گیا تھا۔ نوفل نے میسج بھیجتے ہوئے موبائل آف کیا اور کچھ دیر سے مسکرا دیا۔ ایک مہنگے سے ریسٹورنٹ میں ریزرویشن کروا رہا تھا۔ ذرا پتا تو چلے کہ تمہاری فیکٹری کس کنڈیشن میں ہے، کیونکہ بل تمہارے ذمہ ہے۔ یار تم آؤ تو، اس ملاقات کے بدلے میں ساری عمر تمہیں مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا سکتا ہوں۔ خانزادہ شموئیل خان کے انداز میں روایتی محبت تھی جو اس خطۂ زمین کا وصف تھی جہاں اس پٹھان نے جنم لیا تھا، وہی مخصوص سادگی اور اپناپن جسے ابھی تک شہروں کی ہوا مکمل طور پر ختم نہیں کر پائی تھی۔ نوفل کا دل خوش ہو گیا۔ تم اپنی گاڑی میں ہو؟ پارکنگ لاٹ میں پہنچ کر نوفل ٹھٹکا۔ شموئیل خان کی اس سرمئی گاڑی کے پاس مستعد سا ڈرائیور موجود تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، شموئیل خان نے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شموئیل نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی سمیت واپس کیا اور نوفل کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس دن کے میں خواب دیکھا کرتا تھا، شموئیل کے کہنے پر گاڑی سڑک پر ڈالتا نوفل ہنس دیا۔ اگر تم ٹی وی پر دکھائی نہیں دیتے تو شاید ہی کبھی تم سے ملاقات ہوتی، وہ ابھی بھی کہہ رہا تھا۔ تم میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہو۔ نوفل نے اسے چھیڑا تو وہ سادگی سے بولا، نہیں یار، تم سے میری محبت الگ ہے، مہربانی ہے تمہاری۔ نوفل ایک ٹھنڈے میٹھے احساس سے بھیگ گیا تھا۔ واقعی نیو یارک میں رہائش کے دوران بھی وہ ہر وقت نوفل سے چپکا رہتا تھا، حالانکہ وہ بھی باقی دوستوں کے ساتھ مل کر اسے خوب تنگ کیا کرتا تھا، مگر پھر بھی ہر مسئلے کے وقت وہ نوفل کے دربار میں حاضری دیتا تھا۔ حتیٰ یالے افریدی سے چھپنے کے لیے بھی اسے نوفل ہی کی پشتی دکھائی دیتی تھی۔ تب تک تو بے فکری اور بے پرواہی کا دور تھا۔ نوفل نے اس کے انداز کو سادگی اور بیوقوفی سمجھتے ہوئے اس کا کسی بچے ہی کی طرح خیال رکھا تھا، مگر آج شموئیل خان کا یہ اچانک سامنے آنا اس کے لیے بھی بے حد مسرت کا باعث بنا تھا۔ تمہیں تو ہم یاد کرتے ہی رہتے ہیں، تم نے بھی کبھی یاد کیا ہمیں کہ نہیں؟ نوفل نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں وہاں سے بھاگ تو آیا تھا مگر پھر کہیں بھی دل نہیں لگا۔ بابا نے واپس جانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی، وہ تو یوں بھی فیضان لالا کے کینیڈا جانے اور واپس نہ آنے پر مشتعل تھے۔ میں شکنجے میں آیا تو پھر نکل ہی نہیں پایا۔ زندگی ان دنوں بہت بے مصرف لگتی تھی، کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ تو اب بھاگے کیوں تھے وہاں سے؟ یالے کی وجہ سے؟ نوفل نے تیکن سے پوچھا۔ وہ مان گیا، ہاں، میں نہیں چاہتا تھا کہ فیضان لالا کی طرح میں بھی بابا جان کو دکھ دینے کا باعث بنوں۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنی محبت چھوڑ دی؟ خدا کو مانو یار، یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ وہ بدکا تھا، ابھی پتہ چل جائے گا، نوفل نے زیر لب کہتے ہوئے سیاہ گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ چوکیدار نے تیزی سے گیٹ کھولا اور شاندار سے پوچھ میں وہ گاڑی لے آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے نوفل، کسی کے گھر آنے کا؟ پہلے اتنا خفیف سا میسج دیا اور اب خود اندر چلے آئے ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولتی گاڑی کے پاس چلی آئی تھی۔ شموئیل خان نے کرنٹ کھا کر نوفل کی طرف دیکھا تو وہ شانے چکا کر طمانینت سے مسکرا دیا۔ یالے آ کر کھڑکی میں جھکی تو اس کی زبان حرکت کرنا بھول گئی۔ وہ طاقت سی بے حد حیرت کے ساتھ شموئیل خان کو دیکھ رہی تھی، جسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، مگر نوفل کے آنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ واجدان کے ہمراہ وہ گھر لوٹ آئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ واجدان کھڑے کھڑے ہی سب کو سلام دعا کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا بات ہے، اپنے صاحب بہادر کے ساتھ نہیں آئی؟ ادینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ صبا نے اچٹتی نگاہ اس کے کھلے ہوئے انداز پر ڈالی اور قدرے سنجیدگی سے بولا، اب ہر وقت صاحب بہادر ہی ڈیوٹی دینے پر تو معمور نہیں ہے، سو بکھیڑے ہیں ان کے۔ تم سناؤ، سب خیریت رہی نا؟ سالہ بیگم نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، الحمدللہ سب خیریت ہے، اس روز تقریب میں بھی بہت مزہ رہا۔ تم لوگوں کی فیملی میں ماشاءاللہ اتنے شرارتی بچے ہیں کہ آدمی کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس رونق سے۔ بچے؟ صبا کو ہنسی آئی تھی، ذہن میں ان سب کے سراپے گم سے گئے۔ وہاں ایسی کسی تقریب کے بغیر بھی یوں ہی رونق ہوتی ہے، پھر سے تمہارا دل یہاں کی خاموشی میں نہیں لگتا ہوگا۔ ادینہ کی توجہ ٹی وی اسکرین سے ہٹی تھی۔ صبا بڑے متحمل انداز میں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک دفعہ دماغ لگ جائے تو پھر دل لگتے دیر نہیں لگتی۔ بہت خوب، سالہ بیگم اس کے جواب سے محفوظ ہوئی تھی، مگر وہ ادینہ کی تمسکرانہ نگاہوں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ دل اور دماغ لگانے کے لیے بھی زندہ انسان چاہیے ہوتا ہے۔ اب در و دیوار کو تو آدمی دکھڑے سنانے سے رہا۔ وہ اپنے مخصوص تیکھے انداز میں بولی تو صبا گہری سانس بھرتی سالہ بیگم کی طرف پلٹ گئی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ بس ابھی کھانے ہی والی تھی۔ نوفل کا انتظار تھا، آج جلدی آنے کو کہہ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا تو صبا سر ہلا کر اٹھ گئی۔ میں ذرا کپڑے تبدیل کر رہا ہوں، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ میں بھی یوں ہی اٹھ آئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو دماغ تپ رہا تھا۔ نوفل کا طرز عمل ذرا بھر بھی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ صبا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمجھوتے کی سیڑھی پر قدم کیوں نہیں رکھ رہا۔ ازدواجی نہ صحیح مگر دکھاوے کا تعلق تو رکھ ہی سکتا تھا نا، مگر وہ شاید یہ بازی اپنے طریقے سے کھیلنے کی سوچ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ انہی تکلیف دہ سوچوں میں ڈوبی بیگ میں سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔
जेवरात लॉकर में रखना थे। इसने पंजों के बल अचकते हुए वार्डरोब के ऊपरी खाने की शीट के नीचे हाथ मारकर चाबी दरियाफ्त करने की कोशिश की। जाते हुए वो खाली लॉकर के ख्याल से चाबी यहीं रख गई थी, वरना अपने परस में रखती। इसने चाबी मुट्ठी में दबोची थी, मगर जब बंद करने की बारी आई तो चाबी होल में घूम कर ही नहीं थी। अब इसे क्या हो गया? वो झंझला गई थी। 2-3 मरतबा कोशिश की, मगर चाबी घूमने से इनकारी थी। इसने चाबी निकालते हुए इसे बगौर देखा। इस पर 9 नंबर कंधा था। 9 ही था या शायद 6। उलझकर सोचते हुए इसकी निगाह बिला इरादा ही नौफल के लॉकर से जा टकराई, तो बिना कुछ सोचे इसने यूं ही गैर इरादतन होल में चाबी डालकर घुमाई। क्लिक की खफीफ सी आवाज के साथ इसका लॉकर खुल गया था। हारत है, वो बड़बड़ाई थी। फिर फिलहाल नौफल के लॉकर में जेवर रखने के ख्याल से दराज खोली तो सबसे ऊपर पड़ी खूबसूरत सी एल्बम ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इसका दिल किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल को सोचकर बेतरतीबी से धड़क उठा। ये नौफल अहमद का कोई पर्सनल अफेयर भी हो सकता है, जिसे जानकर शायद वो मजीद जहनी तकलीफ का शिकार होती। अब इससे ज्यादा और क्या तकलीफ होगी जितनी अब सह रही हूँ, इसने सोचते हुए वो एल्बम उठा ली। धड़कते दिल के साथ इसने एल्बम खोली। दुनिया यहाँ खत्म हो जाती है। पहले सफ़े पर मोटे स्याह मार्कर से तहरीर था। सभा की सांसें तंग पड़ने लगी। बेजान हाथों में इसने आगे देखा तो पहली ही तस्वीर इसके जहन को झंझलाकर रख गई, और फिर एक के बाद इसके जहन में धमाके से हो रहे थे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए आखिर वो तस्वीरें किसकी थी और उसमें ऐसा क्या था कि सबा हैरान रह गई। मोहब्बत दिल पर दस्तक, किस्त नंबर 19, हिस्सा नंबर 3।